नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश के बजट सत्र का आगाज हो चुका है, लेकिन इस बार बजट सत्र की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई। विपक्षी दलों ने किसानों से लेकर कानून तक हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तख्तियों पर अपनी मांग लिखकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण के बीच ही नारेबाजी लगाना शुरू कर दी, नारे लगाना शुरू कर दिए। इस सब के बीच अब सवाल यह उठता है कि बजट सत्र के पहले ही दिन हुए इस हंगामे के बाद अब क्या माना जाए कि इस बार बजट सत्र क्या पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है, या फिर इस बार बजट सेशन में सही तरह से चर्चा होने की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी सवाल उठता है कि 22 तारीख को पेश होने वाले बजट से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इस बार क्या यूपी का जो बजट है वो कैसे खास होने वाला है, और सरकार किसके लिए कितना खजाना खोलने की तैयारी में है। इन सब कुछ यानी ऐसे कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब हम तलाशेंगे। अगले 1 घंटे तक ये चर्चा एक वरिष्ठ पैनल के साथ होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद चर्चा शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है, जहां विपक्ष का जमकर हंगामा देखने को मिला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण शुरू होते ही सपा के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने शानदार काम किया। उनके अभिभाषण के साथ ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई, योजना के अंतर्गत, जिसके बाद जोरदार हंगामा देखने को मिला। सत्र की शुरुआत में बड़ी बात ये रही कि सदन में राज्यपाल का अभिभाषण देर से शुरू हुआ। सभी विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाया और हंगामा शुरू कर दिया। राज्यपाल का अभिभाषण 11 बजे शुरू होना था, जबकि 11:05 पर राष्ट्रगान और 11:07 पर अभिभाषण शुरू हो गया। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सियासत शुरू कर दी और हंगामा करने लगे। बसपा विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के वक्तव्यों का पुलिंदा होता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब राज्यपाल सरकार से सहमत थी, इसलिए वो देर से आई। इतिहास में पहली बार हुआ कि 11 बजे का समय निर्धारित था, उससे 7 मिनट विलंब से आई सदन में। दूसरा, हम सब लोग लोकतांत्रिक मर्यादाओं को मानने वाले लोग हैं। आज प्रदेश में अन्याय, अत्याचार, बड़े पैमाने पर कानून का पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सरकार संवेदनहीन है। सरकार को उत्तर प्रदेश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अभिभाषण का विरोध किया है और वॉकआउट किया है। पूरी तरह से सरकार संवेदनहीन है। लगातार उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं बढ़ रही, कल भी उन्नाव में 3 नाबालिग बेटियों के साथ जो दर्दनाक घटना हुई है, अगर जरा भी संवेदना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में है तो उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी ने, हमने पहले भी अपना विरोध दर्ज किया चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी हमने आज अपना पहले महामहिम के अभिभाषण का विरोध किया है और उसके बाद वॉकआउट किया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये बजट सत्र शुरू होगा। राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के कार्यों का स्वरूप होता है। विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना तरीका अपनाया है। आज जिस प्रकार से विपक्ष ने एक बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बहुत तेज नारेबाजी और कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसको यहाँ पर कोट नहीं किया जा सकता। जाहिर है, बजट सत्र के पहले दिन का आगाज जिस हंगामे के साथ हुआ, ये अंजाम की एक धुंधली सी तस्वीर है। विपक्ष का रुख देखने के बाद साफ है कि इस बार बजट पेश करने में सरकार को भी जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र की आज कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विधानसभा में आज राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा है। विपक्ष ने साफ तौर से कई आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल ने समय से अपना अभिभाषण नहीं पढ़ा है।
11 बजे पूर्व निर्धारित था, जबकि राज्यपाल 11:05 में सदन में पहुंची हैं और 11:07 से अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। विपक्ष राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाता रहा। विपक्ष का साफ तौर से ये कहना था कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा कराई जानी जरूरी है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो, पहले इस पर चर्चा कराई जाए, इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो। बहरहाल राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री ने कई विधेयक पटल पर रखे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक लव जिहाद का था। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। बात का तो अंदाजा था कि ये जो सत्र है वो हंगामेदार रहेगा, लेकिन पहले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त हंगामा, ये कितना जायज है? क्योंकि विपक्ष को अब तक ये मौका नहीं मिला था सदन में इन मुद्दों को उठाने का। कोरोना काल था, मॉनसून सत्र की जो अवधि थी वो बेहद कम थी, बहुत कम दिनों की थी, और अब एक पूरा मौका विपक्ष के पास भी है, क्योंकि 10 मार्च तक ये सत्र चलेगा। लेकिन उससे पहले इस तरीके से हंगामा करके आखिर क्या कोशिश की जा रही है? महत्वपूर्ण विधेयक पारित कैसे होंगे? बजट में क्या स्पेशल होने वाला है, क्या खास रहने वाला है, किन वर्गों को क्या उम्मीदें हैं, उस पे कितना उम्मीदें पे ये बजट खरा उतरेगा, सत्र की कार्रवाई सुचारू रूप से कैसे चलेगी, और कैसे जो अपील कल की जा रही थी सरकार की तरफ से कि हम विपक्ष का सहयोग चाहते हैं, आखिर वो सहयोग कैसे मिलेगा? कानून व्यवस्था, किसानों का मुद्दा और कई दूसरे मुद्दों का आधार बनाकर विपक्ष वक्त वक्त पे सरकार को घेरता रहा है। सड़क पर कई आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए और आवाज उठाई गई। अब सदन की बारी है, तो क्या जो सड़क पे हंगामा हो रहा था, क्या अब वो सदन तक पहुंचेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम राजनीतिक पार्टियों के ही लोगों से लेंगे। अब से कुछ मिनटों में हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जुड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों के लोग भी होंगे, अर्थशास्त्री भी होंगे। बजट को लेकर हम उनसे समझेंगे कि कैसे, चूंकि पंचायत चुनाव भी है, पंचायत चुनाव से पहले यह बजट पेश होने वाला है, और बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या गांव को केंद्र में रख के, क्या किसान को केंद्र में रख के, क्या ग्रामीण को, गरीब को केंद्र में रख के बजट ये पेश किया जाएगा, क्या इसमें योजनाएं होंगी, क्या तैयारी है, किस वर्ग को किस तरीके से साधा जाएगा। किसानों की अगर बात करें तो मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है देश की राजनीति में तो वो है किसान आंदोलन। 3 कृषि कानून के विरोध में देश की राजधानी की सीमाओं पे किसान डटे हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के विरोध प्रदर्शन भी किए गए। तो क्या उसका असर भी यहां पे दिखाई देगा विधानसभा के इस बजट सत्र में? ऐसे कई सवाल हैं, उनके हम जवाब तलाशेंगे। सोशल मीडिया पे भी लगातार हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और अगर आप लोगों के जहन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें वो सवाल अपना लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके नाम के साथ उस सवाल को उस गेस्ट से, उस मेहमान से उसका जवाब ले जो आपका सवाल होगा। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और लगातार हम इस पे चर्चा अगले 1 घंटे तक करेंगे कि आखिर अब आगे क्या, कैसे ये सत्र चलेगा, क्या पूरा जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? आखिर पहले ही दिन विपक्ष का ऐसा रवैया क्यों, जब ये मालूम है कि सरकार के पास ऐसे कई विधेयक हैं जिनको पारित कराना है, जाहिर है उसमें विपक्ष का सहयोग होगा। सरकार को भी यह मालूम है कि विपक्ष के पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे वो सरकार को घेरेंगे। तो ये रणनीति तो साफ है कि विपक्ष ने पहले भी कहा था कि हम अलग अलग कई मुद्दे हैं जिसको आधार बना के आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन क्या ये तरीका है? क्या अगर इसी तरीके से हंगामे हुए सत्र के दौरान, जाहिर है कार्रवाई स्थगित होगी, अगले दिन पे टाला जाएगा, एक एक करके दिन गुजरेंगे, इसमें किसका नुकसान और नफा किसको है? यह भी एक ऐसा सवाल है जो राजनीतिक पंडितों से हम समझने की कोशिश करेंगे। और बजट में योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ी सौगात दे सकता है, चूंकि पंचायत चुनाव है और गांव में साफ पानी पहुंचाने के लिए योजनाएं तेज की जा सकती हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में रास्तों को चौड़ा करने पर भी फोकस रखा जाएगा, ऐसी संभावना इस बजट से। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव को बजट में तोहफे मिल सकते हैं और किसानों को लेकर भी बजट में बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। तो इसी के इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है और उस चर्चा में हम समझेंगे कि आखिर विपक्ष की रणनीति क्या है, सरकार की लिए चुनौती क्या है, कैसे सुचारू रूप से सदन चलेगा, कैसे इसमें काम होगा, कैसे विधेयक पारित होंगे और कैसे सरकार को घेरने की विपक्ष तैयारी कर रहा है। आज पहले दिन आसार नजर आ गए और पूरे सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है। जैसा कि ट्रेलर देखा आज, उससे तो लगता है कि पूरी फिल्म इसी तरीके की रहने वाली है। लेकिन क्या होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा और आज समझेंगे
राजनीतिक पार्टियों के लोगों से। तो हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जुड़ चुका है, उनसे समझेंगे कि आखिर अब आगे क्या होगा, क्या तैयारी है, क्या चुनौती है, क्या उम्मीदें हैं और सत्र का क्या होगा। रोशनी जायसवाल हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, और अवधेश उपाध्याय हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, गौरव यादव हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, योगेंद्र कपूर हैं जो अर्थशास्त्री हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं गौरव आपके पास आऊंगा। आप लोग अब तक सड़क पे कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहे थे, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो। आज राज्यपाल का अभिभाषण था, सत्र की शुरुआत हुई, पहले ही दिन हंगामा शुरू कर दिया। देखिए, आज सदन की शुरुआत हुई है। हाँ। और हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं राज्यपाल महोदय सरकार की तारीफ में झूठे आंकड़े पेश करेंगी, सरकार की वाहवाही लूटना चाहेंगी। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी हमेशा से सदन में भी यही मांग करती है कि लगातार चर्चा हो तो जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो तो किसानों का जो आंदोलन लगातार इतने दिनों से जो लोग गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार धरना दिए उस पर चर्चा होनी चाहिए। सदन में चर्चा हो तो महिला सुरक्षा, महिलाओं पर अपराध, जो पिछले दिन उन्नाव में जो घटना हुई है, कई सारी घटनाएं, हाथरस घटना से लेकर तमाम घटनाएं ऐसी मैं आपको गिना दूं जिन पर लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लगातार शोषण हो रहा है। अगर सदन में पार्लियामेंट में अगर चर्चा हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी किस स्तर पर बढ़ी है, लोग रोजगार, युवा रोजगार की मांग करते हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार झूठे आंकड़े पेश करने के लिए अगर सदन चलाए तो हम लोग कतई नहीं चाहते हैं कि सदन में इस तरह का नहीं गौरव, ये तो रूटीन है ना, ये तो प्रोटोकॉल है, ये तो आपको मालूम है कि राज्यपाल सरकार की उपलब्धियां रखेंगे और भविष्य का जो रोड मैप है वो रखा जाएगा। उसके बीच में हंगामा करना क्या जायज है? राज्यपाल महोदय का ये भी अधिकार बनता है हाँ। कि सरकार के सच्चे आंकड़े जो जमीन पर है, चाहे वो अपराध हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महिलाओं पर अपराध हो, चाहे किसानों का मामला हो। 4 साल की सरकार हो चुकी है, लेकिन राज्यपाल महोदय एक बार सरकार की सच्चाई बताने को प्रदेश की जनता को तैयार नहीं है। तो सदन में हम लोग और समाजवादी पार्टी सिर्फ यही चाहती है, अगर पार्लियामेंट चले तो केवल जनहित के मुद्दों पर बात हो, किसानों की दुर्दशा पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, महिला सुरक्षा पर बात हो, लेकिन उस पर बात करने के बजाय सरकार और माननीय राज्यपाल महोदय अगर चर्चा करेंगी तो सरकार की वाहवाही। अवधेश जी, आप जवाब दिए, क्या आंकड़ों की बाजीगारी की गई है? क्या क्या झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं? क्या विपक्ष आखिर इतने बड़े आरोप क्यों लगा रहा है? अवधेश उपाध्याय, विरोध करेगी इस चीज का। अवधेश जी, राजनीति में बात कर रहा हूँ, झूठी बात कर रहे हैं, विरोध किया। भैया इनसे पूछिए, विरोध करते हैं तो जब लगता है तो इनके नेताजी की वो करते वही दिल्ली में रिंकू शर्मा अवधेश मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। हाँ। अवधेश जी, अभी आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही। अवधेश, माफी चाहूंगा, अभी मैं रुकूंगा आपके पास, मैं दोबारा आता हूं। आप अपनी बात पूरी रखिएगा, पूरी बात कीजिएगा। अभी आपकी आवाज ठीक से ना मुझ तक पहुंच पा रही है, ना दर्शकों तक पहुंच पा रही है। मैं दोबारा आऊंगा। रोशनी जायसवाल, आप ये बताएं कि विपक्ष ने चूंकि कई मुद्दे उठाए, सरकार को सड़क पे घेरा, अब जब सदन की बारी है तो क्या इस तरीके से हंगामा किया जाएगा? क्या पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? विपक्ष आखिर कैसे इस पूरे सत्र को देख रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम न्यूज चैनल का मुझे जनता की आवाज बनाने के लिए। सबसे पहले, विपक्ष क्यों कर रहा है एक बार भी ये सरकार पे यकीन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से जुमले वाली सरकार है। इसने जब भी सदन में बात रखी है या बजट पेश किया है, सिर्फ और सिर्फ जुमले किए हैं। राज्यपाल जी ने कहा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कोरोना काल में। हाँ। सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। हाँ। तो कोरोना काल में अगर अच्छा काम किया होता तो यूपी बिहार के लोगों को हजारों किलोमीटर दूर पैदल चलकर नहीं आना पड़ता। सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि युवा जिस तरह से बेरोजगार है इस देश में, उत्तर प्रदेश में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और महंगाई भी उसके साथ इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि आम आदमी के बजट में नहीं है आज के डेट में खाना खाना। अगर आपको 3 वक्त का खाना चाहिए जो कि पौष्टिक आहार कहलाता है, तो उसके लिए आपको
रोजगार चाहिए, लेकिन रोजगार ही नहीं है जिस देश में, जिस उत्तर प्रदेश में, वहां रोजगार की बात न होकर सिर्फ और सिर्फ फिल्म सिटी की बातें होंगी, सिर्फ और सिर्फ नहीं, रोशनी की बातें होंगी, हाँ। और सिर्फ झूठे वादे होंगे, तो विपक्ष इस बात को कैसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं रोशनी, आप लोग, क्योंकि मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूं क्योंकि हमने सड़क पे देखा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों को, उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है, आवाज उठाई है, लेकिन जब आप लोगों के पास ये मौका है कि सदन में उस आवाज को उठाया जाए तो आखिर पहले ही दिन अभिभाषण पर हंगामा क्यों? चलने तो दीजिए, कार्रवाई तो होने दीजिए। जहां उन्नाव में 3 बेटियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, जिसमें 2 बेटियां आज हमारे साथ नहीं है, एक बेटी अभी भी आखिरी सांसें गिन रही है, उसे अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है योगी सरकार के द्वारा, वहां उस बेटी के लिए एक आवाज नहीं उठाई योगी सरकार ने, और वहां फिल्म सिटी की बातें होंगी, एक्सप्रेसवे की बातें होंगी, झूठी झूठी बातें होंगी, तो वहां पे चाहिए नहीं, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया उस मामले पे, उन्होंने कहा कि फ्री इलाज होगा, यूपी सरकार खर्चा उठाएगी और पूरी देखरेख में उन्होंने खुद संज्ञान लिया इस मामले पर। हाथरस की बिटिया मनीषा के साथ जो हुआ था, 9 दिन तक इधर उधर भटकने के बाद वो आज हम सबके बीच नहीं है, वही केस होगा उन्नाव की बेटी के साथ भी। अभी तक उसे एम्स नहीं भेजा गया, उसे इधर उधर भटकाया जा रहा है, सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं, और बैरिकेडिंग करके उसके घर तक भी किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। ये योगी सरकार सिर्फ बैरिकेडिंग लगाना जानती है, कटीले तार लगाना जानती है, और कुछ नहीं जानती है। अवधेश उपाध्याय, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए, और ये तमाम जो आरोप आप पे लग रहे हैं कैसे जवाब देके कैसे सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी? जी, पहले मैं इनका जवाब दे दूं, मैं आपको जवाब दूंगा। जैसा तो सपा के प्रवक्ता हैं और हमारी दोस्त जी कांग्रेस की प्रवक्ता है संजीव, मैं बताना चाहूंगी, जो सब कह रहे थे कि आलोचना कर रहे थे और जो झूठे आडंबर की बात कर रहे थे, मैं उनको बताऊं कि देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो इनको पता होगा, समाजवादी के प्रवक्ता बैठे हैं कि उस समय विकास हुआ था उत्तर प्रदेश में केवल एक था। अवधेश जी सुनिए, अवधेश जी पहले सुन लीजिए, झूठे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आज आप सरकार में बैठे हैं, हमारी सरकार ने जो विकास किया था और जो विकास लोगों ने देखा था, आज लोग उसकी चर्चा करते हैं। 7 साल की सरकार हो चुकी है, आज योगी सरकार पर जमीनी हकीकत बताने के लिए एक प्रोजेक्ट नहीं है, जिसको योगी सरकार अगर कागज के अलावा कहीं जमीन को दिखा दे, जनता एहसास कर ले, जनता स्वीकार कर ले। आपकी झूठी बातों से ये बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। के अंदर 4 साल के अंदर योगी सरकार आपके मुख्यमंत्री केवल समाजवादी पार्टी की योजना का उद्घाटन करते आए, आज हम एक योजना बता दीजिए जो योगी सरकार ने की हो। ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, दर्शक समझ नहीं पाएंगे दोनों में से आप लोग बोल क्या रहे हैं, एक एक करके, ऐसे नहीं। समाजवादी पार्टी का पारिवारिक मंत्री। हाँ गौरव, मैं आता हूँ, एक सेकंड, अवधेश को पहले बोलने दीजिए। गौरव, आता हूँ मैं आपके पास, अवधेश उपाध्याय। समाजवादी पार्टी का मंच नहीं है जी। मैं राजेश जी बताना चाहूंगी, जो आप ये बता रहे जी, जवाब दे रहा हूँ। मुजफ्फरपुर में 4 होता है, ठीक है, कितना इनका कोई जवाब है? ये कह रहे गोली मारी और तो ऐसी 5 हुए हैं कि उनके नेता कहते हैं लड़कों ने क्या आती है, आपको शर्म आनी चाहिए। बयान को आप पढ़िए एक बार, झूठ बोलने के लिए आ गए, वही आपकी पार्टी के नेताजी झूठी बातें और जिम्मेदारी आपकी बनती है। ठीक है, योगेंद्र कपूर, लौटता हूं मैं आपके पास। योगेंद्र कपूर, ठीक है, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। योगेंद्र जी, बजट पेश होने वाला है, बजट सत्र की तो शुरुआत हो गई, 22 तारीख को बजट आने वाला है। इस बजट से हम क्या उम्मीद करें? पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, किसानों का मुद्दा भी हावी है, कैसा बजट होना चाहिए, क्या उम्मीद इस बजट से? देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम देखें तो इस स्टेट गवर्नमेंट की 3 मेजर चैलेंजेस हैं। एक उसमें है लॉ एंड ऑर्डर, एक है जॉब क्रिएशन और एक है प्राइस राइज जो है उसको कंट्रोल करना।
गवर्नमेंट के सामने ये जो तीनों चैलेंजेस हैं ये इस तरीके से हैं कि इसमें कुछ हद तक गवर्नमेंट जो है इन चीजों को अपने हाथ में लेके कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि कई चीजें जो है स्टेट सब्जेक्ट हैं। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को कुछ इनोवेटिव वेज क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टेट के अंदर आ सके, और वो तभी आएगा जब देखिए लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन है वो अगर इंप्रूव करेगी। जब तक एक कोई भी व्यापारी या कोई भी इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ नहीं पाएगा इस स्टेट के अंदर, जब तक वो हमेशा किसी दूसरी स्टेट की तरफ प्रोपेल करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट जो है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को एक इस सभी इश्यूज को और अ सीरियस नोट देखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज भी इंक्रीज करेंगे और ओवरऑल जो है वो गवर्नमेंट के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे जॉब क्रिएशन है, अब प्राइस राइज वाला जो इश्यू है उसमें देखिए गवर्नमेंट के हाथ में है कि काफी हद तक, क्योंकि पेट्रोल और डीजल और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें अगर गवर्नमेंट वैट के रेट को रिड्यूस करती है तो उससे क्या है कि वो लोगों के हाथ में एक साधन देंगे कि लोगों के पास पैसा ज्यादा क्रिएट हो सके। और जब पैसा लोगों के पास अवेलेबल होगा तो वो इकोनॉमी को ही हेल्प करेगा जब वो कंजम्पशन की फॉर्म में यूज होगा। ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, चूंकि मौजूदा वक्त में किसानों का मुद्दा हावी है, उस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है, सरकार के लिए भी एक बड़ी मुश्किल है, पंचायत चुनाव भी आने वाला है, तो क्या ऐसे में सरकार की ये कोशिश होगी कि गांव को, गरीब को, किसान को केंद्र में रख के इस बजट को पेश किया जाए? और अगर ऐसा है तो फिर गांवों के विकास के लिए क्या होना जरूरी है? देखिए मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को क्योंकि एक बहुत थिन लाइन होती है कि जैसे हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स जो है इनका जो मेल है वो बहुत मुश्किल होता है अगर हम कहें बिल्कुल साथ लेके चला जाए, क्योंकि गुड इकोनॉमिक्स एट टाइम्स इज बैड पॉलिटिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। तो गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा कि वो जो भी एवेन्यूज या वेज क्रिएट करते हैं, चाहे किसानों का ही मुद्दा अगर हम ले तो उसमें वो ऐसा मॉडल उन्हें क्रिएट करना होगा जो अपने आप में सस्टेनेबल हो, क्योंकि कोई भी चीज शुरू करके और अगर वो उसको इम्प्लीमेंटेशन में फेल करेंगे तो वो उल्टा उसका इम्पैक्ट स्टेट की क्रेडिबिलिटी पे ही पड़ेगा। गौरव, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि क्योंकि कई मुद्दों को आप लगातार उठाते रहे हैं, आपने कानून व्यवस्था का जिक्र किया, वो आप सड़क पे हमेशा इस मुद्दे को उठा के उतरे हैं, आपने किसानों के मुद्दे को उठा के भी सरकार को घेरा, गन्ना भुगतान को लेकर भी लगातार घेरा। जब आप लोगों की रणनीति तय है कि ये मुद्दे हैं तो कम से कम सदन को, क्या आपको नहीं लगता कि सुचारू रूप से पहले कम से कम चलने दें, अपनी बात रखी जाए वहां पे? अगर ना सुने, ना आपको बोलने दिया जाए, आपको वक्त ना दिया जाए, तब तो हंगामा हो, तब तो जायज है, या आपको हम कहें कि हाँ ठीक है, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ एक ही माइंडसेट कर लेना कि साहब हम कार्रवाई नहीं होने देंगे, सदन को नहीं चलने देंगे। 4 साल से सदन चल रहा है, 4 साल से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने और सभी सम्मानित लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या चीजें चलती, सदन में क्या चीजें चलती हैं। हम लोगों को ये पहले से ही जानकारी थी कि सदन में अगर शुरुआत आज से हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की झूठी तारीफ की जाएगी, सरकार को चमकाने की पूरी तरह से राज्यपाल महोदय की कोशिश की जाएगी। हम लोग जानते थे जनहित के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होने वाली है, महिला सुरक्षा को लेकर कोई चर्चा नहीं होने वाली है, किसानों को हो रहे अत्याचार, किसानों के हो रहे आंदोलन को लेकर कोई चर्चा नहीं होने वाली है, बेरोजगारी को लेकर कोई चर्चा नहीं होने वाली है। अगर चर्चा होगी तो सरकार की झूठी तारीफ होगी, सरकार के झूठे एजेंडे की, और जो सरकार लगातार केवल 4 साल से केवल सरकारी कागजों में चल रही है, जिसका जमीनी हकीकत से कोई लेना नहीं है, सिर्फ चर्चा उसकी होनी है। हम लोग जानते थे और निश्चित तौर पे आगे भी सदन में हमारे लोग अगर सही चीजों पर चर्चा नहीं हुई तो हम लोग हंगामा करेंगे और अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन चर्चा सदन में हो तो जनहित हितों की हो, किसानों की हो, नौजवानों की हो, महिला सुरक्षा की हो, और प्रदेश की दुर्दशा हुई है आज 4 सालों में ठोको नीति के तहत कई सारे फर्जी एनकाउंटर और जो कानून व्यवस्था का बदहाली हुई है प्रदेश के अंदर, चर्चा उस पर होनी चाहिए। नहीं तो आप ये भी बता दें कि फिर इसका नफा नुकसान किसको है? अगर इस तरह से हंगामा हुआ, सत्र की कार्रवाई स्थगित हुई, तो इसका फायदा किसको है, नुकसान किसको है? झूठी तारीफें चल रही है, उसमें फायदा किसको होने वाला? सरकार तो झूठ के एजेंडे पर चल रही है। आप बताओ, सरकार ने जो भी कमिटमेंट सरकार करने से पहले जो भी घोषणा करी थी, आप बता दीजिए। 4 साल का समय काफी समय होता है, आप तय कर लीजिए और आप जान सकते हैं कि सरकार के घोषणा पत्र क्या वादे किए गए थे और जमीनी हकीकत उनकी क्या है। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर उद्घाटन कर रहे हैं तो केवल समाजवादी पार्टी की योजनाओं का। आज माननीय योगी जी या मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने क्या घोषणा की थी, वो जमीन पर कितनी है, कितने एक्सप्रेसवे आपने बना दिए, कितने नौजवानों को रोजगार दे दिया, कितनी
बाहरी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश कर लिया, इस पर बहस क्यों नहीं होती है? ठीक है अवधेश जी आप सुन पा रहे हैं? महिला आपने सुने तमाम आरोप लगाए, जवाब दीजिए। बोले नहीं भी है, ये जो बात कर रहे थे योगी सरकार की, मैं बता दूं पिछले 4 वर्षों में जी योगी जी के शासन देखे तो सभी आयामों को छू रहा है उत्तर प्रदेश की जनता की एक केवल योगी सरकार के जो आंकड़े जो आयाम छू रहे हैं, केवल मैंने बोल दिया छू रहे हैं। आप बोले मैं बोला क्या? माननीय अवधेश जी बंद हो जाइए और लोगों से चर्चा करिए, सरकार क्या कर रही है, इस चीज की चर्चा करने की आप केवल अरे भैया जान बात रखिए, मंच नहीं है, भागेबाजी नहीं है, जाइए देहात में रहिए, पता करिए। आज महंगाई, आज तेजी से छू रहे केंद्र में भाजपा की सरकार है, अगर केंद्र में वही चर्चा करने को तैयार नहीं है। ठीक है अवधेश, मैं आपसे जवाब लूंगा, अभी ऐसे नहीं। गौरव एक सेकंड, रोशनी कुछ कह रही है, रोशनी का कमेंट भी उसमें ले लेते हैं, फिर अवधेश जी आप जवाब दीजिएगा। रोशनी जायसवाल। भारतीय जनता पार्टी काम सही कर रही है या गलत, इसका प्रूफ तब मिलेगा जब यूपी बिहार के लोग मुंबई या दिल्ली जाकर काम करना बंद कर देंगे। तब उत्तर प्रदेश में ही जब बड़ी बड़ी कंपनियां आके अपना बिजनेस सेटल करेंगी तो यूपी बिहार के लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा रोजगार के लिए। जिस तरह से कोरोना काल में हजारों किलोमीटर प्रवासी मजदूर पैदल चलकर आए हैं, ये प्रूफ है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हर मिनट जिस तरह से रेप हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत पूरे देश में पूरे विश्व में। एक सेकंड, एक एक करके। रोशनी आप अपनी बात पहले पूरी कीजिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन उत्तर प्रदेश को रेप प्रदेश के नाम से जाना जाएगा, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में। नहीं, आपको नहीं लगता ये बात जितनी शालीनता से यहाँ पे की जा रही है इस मंच पे, ऐसे ही सदन में की जाए, वहां पे रखी जाए, ताकि प्रदेश सुने, देश सुने, जनता सुने, वहां पे पता चले क्या काम हो रहा है, सरकार की क्या प्राथमिकता है, विपक्ष कैसे उसमें सहयोग कर रहा है। भाजपा के नेता हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, वो हेलीकॉप्टर वाली ही बातें करते हैं, वो जमीनी हकीकत की बातें नहीं करते हैं सदन में। जब जमीनी हकीकत सदन में बताई जाएगी तब सदन में कोई भी हल निकाला जाएगा ना। जब हवा हवाई वाली बातें की जाएंगी, 3 लाख लोगों को रोजगार मिला, कहीं 7 लाख लोगों को रोजगार मिला, मोदी मीडिया यही दिखाने में बिजी रहती है। और जब ढूंढा जाएगी कितने लोगों को रोजगार मिला तो 3 लाख में 300 लोगों को भी रोजगार नहीं मिलता है। ये है हकीकत। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े अवधेश, ऐसे में ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, हाँ मैं अपनी बात का जवाब देता हूँ। हाँ, महिलाओं की बात कर रहे हैं तो भैया समझ गया महाराष्ट्र लगे घर तोड़ा गया, तानाशाही में दिखाई गई, तो देश था। यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश जो है, जितने महागठबंधन गैंग के दल है, उनका चरित्र देश की जनता झेल चुकी है। और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। इसका उदाहरण यहाँ साहब है, मुख्यमंत्री का चुनाव है, आने वाला बंगाल का चुनाव दिखेगा सबको, बात जीतेगी। पंजाब निगम चुनाव में राज्य करना चाहते हैं, एक हमारे पार्टी के लोग बैठते हैं, आप उनके हो जाती है तो महिला सम्मान से कर रहे हैं। अवधेश उपाध्याय जी, अवधेश जी ये बताएं कि जब विपक्ष इतना मुद्दों को आधार बना के आपको घेरने की तैयारी कर चुका है, फिर ये सत्र कैसे चलेगा? महत्वपूर्ण जो विधेयक है वो पारित कैसे होंगे? अब आप लोगों के सामने जो चुनौती है उससे पार कैसे पाया जाएगा? विरोध कर रहे हैं, इसमें पता है कि बजट बहुत अच्छा होगा, सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए बजट बनाया गया है, आने वाला है। और लग रहा है
मोदी जी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भेजा नहीं रहती है। अब देखिए समाजवादी पार्टी की जब सरकार की उत्तर प्रदेश में रहेगी तो केवल एक विशेष समुदाय का अवधेश जी कब तक नहीं, आप समाजवादी पार्टी पे मत जाइए ना। आज आपकी सरकार है, आज जवाबदेही आपकी है। सदन कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, हंगामा होगा तो कैसे रोका जाएगा, विपक्ष को साथ कैसे लिया जाएगा, जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उनको कैसे सुना जाएगा। समाजवादी पार्टी में अरे आज गूगल का जमाना है, कितनी भर्तियां हुई, जाति के लोग आज गूगल का जमाना, आपकी सरकार कितनी भर्तियां करा रही है, किस तरह से थानों में चौकियों अधिकारी किस जाति के लोग, आप जाति की बात ऐसे लोगों तो नहीं करनी चाहिए। आप झूठ बोलकर कम से कम प्रदेश की न करें, सच्चाई है प्रदेश और आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको स्वीकारनी पड़ेगी, जनता को बताना पड़ेगा, ये है गलत तो गलत है। पार्टी के नेता थे आप ये बताइए, एक सेकंड गौरव एक मिनट आता हूं। अवधेश जी एक सेकंड, अवधेश जी ये बताएं कि हम इस बजट से क्या उम्मीद करें। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, क्योंकि मौजूदा वक्त में देखिए किसान भी कई जगह नाखुश हैं, कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, आपके खिलाफ कई जगह किसान जो है वो खड़े हुए हैं। ऐसे में किसानों को साथ लेकर, पंचायत चुनाव भी है, गांव को साथ लेकर, ग्रामीण को साथ लेकर हम क्या उम्मीद करें इस बजट में? देखिए राजीव, मैं साफ तौर पर बता दूं आपको, ये बजट बहुत ही अच्छा बजट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट लाई थी, अभी उसी आधार पर पेपर रिजल्ट होगा और इसमें किसान भाइयों को, युवाओं को, सभी लोगों को ध्यान में रखते ये बजट जो है ये भी सरकार को लॉन्च करेगा। और अभी जो आपत्तियां हैं विपक्ष को, जो मुद्दे हैं विपक्ष के, ऐतिहासिक बजट होगा। उत्तर प्रदेश में आज तक ऐसा बजट नहीं आया होगा जो अब आने वाला है। कोरोना पूरे कोरोना महामारी हमारे और पहली बार पूरे विश्व में एक ऐसे बड़ा करना है ना, ये एक अर्थ है एक देखकर आज जमालो दूर थी, एक अर्थ है। तो ये तो दो लोग हैं, मांग लगाए लोगों को और अपने मजे लो। हमारी पार्टी की बात करो, की बात करो या उनका ये लोग चाहते हैं। देखिए ये दो लोग क्या कर रहे हैं इस समय, किसी भी करो नहीं कर रहे ये लोग, ये देख रहे हैं एक जो विकास। ठीक है गौरव, विपक्ष के नाते, क्योंकि देखिए अब सत्र का तो आगाज हो गया, लेकिन बजट से आप लोगों को क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिन मुद्दों का आधार बना के आप सरकार को घेर रहे हैं, कम से कम उस पर ध्यान देके इस बजट को पेश किया जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार से प्रदेश की बदहाली पर हमेशा आंदोलन करती आई है। आज भी चाहे किसानों का मामला हो, किसानों का, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, हम केवल सरकार से इतना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी करे सरकार, नौजवानों को रोजगार दे, महिलाओं को सुरक्षा मिले, किसानों को उनकी आय का दाम मिले। और जो सरकार ने घोषणा की थी, अवधेश जी सुन लीजिए, 4 साल में जमीन पर आपकी सरकार ने कितना रोजगार दिया है इस प्रदेश का नौजवान बहुत ढंग से जानता है। प्रदेश का नौजवान, प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और सभी लोग जानते हैं कि सरकार का बजट भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित होने वाला है। 4 साल के पूरे बजट में नहीं देखा है, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, सरकार इतना समझ में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी केवल कागजों में चल रही है। कोरोना का समय हो, आप ये बता दो कोरोना के समय में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग किस तरह से पैदल आए। एक महिला का हत्या हो गई, एक महिला कर ली, पूरी तरीके से परेशान है। लगभग अपने घर पहुंचे, अब सरकार झूठा ड्रामा करती है, झूठे आंकड़े पेश करती है कि हम कोरोना काल में हमने वो करी। आपके मुख्यमंत्री इतने अच्छे ओहदे पर होने के बाद इतने लगातार झूठ बोलते हैं
सुपौल से हमने प्रदेश में 1.25 करोड़ रोजगार एक सेकंड ठीक है योगेंद्र जी, हाँ बचाने की पूरी कोशिश करी। हम सरकार से निवेदन करते हैं, हाँ। ये सरकार का चौथा बजट है, कम से कम ऐसा बजट आए जिसमें महिला सुरक्षा की बात हो, किसानों के हित की बात हो, नौजवानों के हित की बात हो, नौजवानों को कम से कम जमीन पर रोजगार दिलाने की बात हो। हमारे पता कर लीजिए। अवधेश जी, अगर विपक्ष ये कह रहा है कि ये बिंदु हैं, ये समस्याएं हैं, ये चुनौतियां हैं, उनको केंद्र में रख के बजट आना चाहिए, तो उसमें आपत्ति क्या है? विपक्ष भी लोकतंत्र का हिस्सा है ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना। मैं बताऊं आपको, केंद्र में बजट आया, आपने देखा था क्या बवंडर मचा दें लोगों को, उसी तरह के उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। ये चाहते हैं जैसे हमारी सरकार थी, हमने आपका जो बजट आता है, माननीय प्रवक्ता जी, बजट में अमल में लाया गया है। एक करके गौरव, एक करके देखिए, ऐसे समझ नहीं आएगा। महंगाई के दौर में जहां पेट्रोल डीजल महंगा है, वहीं लोगों की शिक्षा महंगी हुई है। उस दौर में नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है योगेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। योगेंद्र जी, आप ये बताएं कि बतौर अर्थशास्त्री उत्तर प्रदेश के हालात को देखते हुए, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, वहां के मुद्दों को देखते हुए क्या उम्मीदें हैं इस बजट से कि सरकार के केंद्र में क्या होगा, इस बजट के केंद्र में क्या होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर मैं ये कहूँगा वो एक मेजर ड्राइवर है इकोनॉमी का, क्योंकि एक बार वो जब चलना शुरू होता है तो उससे आप देखिए, आप सिर्फ रोजगार ही क्रिएट नहीं करते, आप छोटे छोटे व्यापारी जो अलग अलग, मैं कहता हूँ जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो पार्ट है, चाहे सीमेंट वाला है, चाहे फर्नीचर वाला है, चाहे वुड वाला है, चाहे स्टील वाला है, उन सब लोगों को रोजगार क्रिएट होता है, वो एक पार्ट बनते हैं इकोनॉमी का जो है, आपके लिए रोजगार क्रिएट होता है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यूज क्रिएट होते हैं। अब मेरा एक और सुझाव ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनोवेटिव इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा कि कैसे सेक्टर्स को प्रमोट किया जाए। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उसमें अगर हम देखें रियल एस्टेट सेक्टर जो है, उसमें वो गवर्नमेंट के, क्योंकि ये विद इन उनके स्फीयर और हैंड्स के अंदर है, कि अगर वो स्टैंप ड्यूटी के रेट को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं तो उससे आप ये देखिए कि वो एक इंडिविजुअल जो बायर है या सेलर है, उनको उनके हैंड्स में एक एडिशनल पैसा क्रिएट करने में हेल्प करेगा, और ये चीज जो है ये ओवरऑल इकोनॉमी को ही हेल्प करती है। हाँ। और इसके अलावा जितने भी वैट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी गवर्नमेंट के हाथ में है कि उनके रेट जो है वो गवर्नमेंट जो है कम कर सकती है। तो उससे क्या है कि अगेन एक इंडिविजुअल हो या कॉर्पोरेट है या बिजनेसमैन भी है या छोटे एमएसएमई भी हैं, उन सबको जो है उसमें जो है वो वैल्यू क्रिएशन होगा और हेल्प करेगा उनके ओवरऑल कंजम्पशन में भी और सेविंग्स में भी। ऐसे में क्योंकि देखिए, क्या ये कोशिश भी होगी सरकार की कि गांव को साथ लिया जाए, ग्रामीण को साथ लिया जाए, किसान को साथ लिया जाए, और जो नाराजगी अभी किसानों में है उसको दूर किया जाए, कुछ ऐसे फैसले लिए जाए, कुछ ऐसे ऐलान किए जाएं, कुछ बजट में ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि उनको ये संदेश दिया जा सके कि देखिए सरकार आपके साथ है? देखिए, उसमें मेरा ये मानना है कि अगर हम एक फार्मर को देखें या एग्रीकल्चर सेक्टर को, आज का जो दौर है वो आने वाला जो दौर है वो प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, कि जिसमें आपको एक एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों को उसको किस तरीके से कॉर्पोरेटाइज करा जाए और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो है फर्दर जो है प्रमोट किया जाए कंसेप्ट को। उससे क्या है कि वो ओवरऑल एक सिर्फ फार्मर को ही हेल्प नहीं करेगा, एक ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ जो है। रोशनी, अगर आपके पास मैं आपसे समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि कांग्रेस को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि आपने जो मुद्दे गिनवाए, जो मुद्दे उठाए, उसको आधार बना के आप सड़क पे भी सरकार को घेरते रहे हैं। अब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, क्या रणनीति आपकी होगी इस पूरे सत्र को लेकर और क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? भारतीय जनता पार्टी से तो फिलहाल कोई उम्मीदें ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह के बजट अभी सीतारमण जी ने पेश किए हम सबके सामने, उस
इसमें मध्यम वर्गीय लोग और नीचे स्तर के लोगों के कोई भी हित की बात नहीं थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे OLX की सेल चल रही है, बेच दे, सब कुछ बेच दे। तो उसी तरह का यूपी में भी होने वाला है बजट 22 फरवरी को जो पेश किए जाएंगे। और जिस तरह से आज राज्यपाल जी ने तारीफें गिनवाई हैं मौजूदा सरकार की कि बहुत अच्छा काम कर रही है, कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, जो कि पूरी तरह से झूठ है। तो ये झूठ के अलावा कुछ और पेश नहीं करने वाले बजट में, ये हम पूरी तरह से पहले से ही कंफर्म है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो हम लोग ये उम्मीद ही नहीं करना चाहते भारतीय जनता पार्टी से। अब अगले साल 2022 में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से पंजाब में भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है, जीरो मिला है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी इन्हें जीरो मिलने वाला है। अवधेश जी, कैसे साथ ले पाएंगे आप विपक्ष को? कैसे इनको साथ लेके आगे बढ़ेंगे? कैसे सदन की कार्रवाई चलेगी? और जो बिंदु हैं, जो निराशा है, उसे कैसे दूर किया जाएगा? राजेश जी, मैंने अभी रोशनी जी को सुना और कुछ बातों मुझे हंसी आ रही थी। इन्होंने कुछ बातें कही कि कुल्हाड़ी मार ली और ये पता नहीं क्या क्या अभी बोला इन्होंने कि झूठी बातें कर रहे हैं ये। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं इन्हें याद दिला दूं, जब 2014 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, शायद आपको तो पता होगा, आप तो मीडिया में है, तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीब कल्याण को समर्पित है। और उसका उदाहरण उज्ज्वला योजना में जो गैस सिलेंडर मिल रहा है फ्री में, वो है। हाँ, उन्होंने एक और नारा लगाया था अवधेश जी, बहुत बुरी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं बता रहा हूँ इस बजट में वही योजना बदल चुका है, नए लाभार्थियों को तो लाभ मिल सके, वो भी इस बजट में है 2021 में। और बताओ मैं लॉकडाउन में क्या क्या कोरोना में, ये देखिए रोशनी जी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ना ही गौरव जी को बताने की आवश्यकता है। कोरोना में लॉकडाउन में कितना काम किया है, कितनी बार गरीबों के बीच में गए, कितनी बार कोरोना में पूरे विश्व में कैसे लड़ाई काम किया था। आप समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर काम किया था, इतना जनता जानती है। समाजवादी पार्टी लोगों ने हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी लड़ाई लॉकडाउन कोरोना के साथ इतिहास में मुझे बताना हमेशा लिखी रही। हम लोगों ने देखा है कि प्रदेश की जनता किस तरह से परेशान रही है। समाजवादी पार्टी से जो पार्टी से जिस पार्टी के नेता कहते हैं गलतियां हो जाती है, उनको फर्जी जेल इसमें बताने की अब समाजवादी पार्टी का मन चले तो देश की जनता आराम से बोल दिया, कोई जरूरत नहीं किसी को बताने। लेकिन गौरव, आप गौरव एक सेकंड, आप जो पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं कोरोना काल का जिक्र करके, आपको ये मालूम है कि पूरे देश में वो हालात थे, फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, हर तरफ हमने वो दर्दनाक और मार्मिक तस्वीरें देखी जो भावुक करने वाली थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि उस मुद्दे को आधार बना के आज सरकार को घेरा जाएगा? प्रदेश के प्रवासी नहीं थे क्या? वो उत्तर प्रदेश की जनता नहीं थी क्या? ऐसे हालात हुए क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सबसे पहले जिम्मेदारी नहीं बनती? तो प्रवासी मजदूर जिन हालातों में दिल्ली से या पंजाब से उत्तर प्रदेश अपने आवास की ओर जा रहे थे, क्या उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं बनती? जब समाजवादी पार्टी के लोग और जिस तरह से लोगों की मदद करी थी, क्या वो पूरे प्रदेश में नहीं देखा? क्या वो आप जो एक महिला अपने सिर पर बच्चे को ले जा रही थी, उसकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केवल सोशल मीडिया के माध्यम से मदद करी थी, इस चीज को बताने की होता है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ढंग से आपके नकारेपन को, आपके झूठ को जान चुकी है। और समाजवादी पार्टी जिस तरह से सरकार बनाएगी, झूठे पर पहले मौका मिलेगा। प्रदेश की जनता जान चुकी है आप लोग झूठे लोगों, नकारे लोगों, और आप सिर्फ झूठ और डर और नफरत की राजनीति करते हो। आपका प्रदेश की जनता इस चीज को जान चुकी है। नहीं तो इसका मतलब ये है गौरव कि इसी तरीके का रवैया रहेगा, सदन में भी ऐसे ही होगा, हंगामा पूरे सत्र में होने की उम्मीद है और पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ेगा। चाहे विपक्ष पार्टी हो,
सभी लोग चाहते हैं जनहित के मुद्दों पर बात होगी तो पार्लियामेंट चलेगा। अगर झूठी बातें होंगी, झूठे सरकारी आंकड़े पेश किए जाएंगे, सरकार की झूठी वाहवाही पेश की जाएगी, तो हम लोग ऐसे झूठ को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। सदन में चर्चा हो तो महिला सुरक्षा पर हो, कानून व्यवस्था पर हो, बढ़ती महंगाई पर हो। ओहो, तो जब चलेगी तभी तो होगी ना वो चर्चा, जब सदन की कार्रवाई चलेगी। जब आप लोग पहले ही तख्तियां हाथ में लेके पहुंचेंगे तो कैसे चलेगी सदन की कार्रवाई? तो इन्हीं मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। गौरव, जब सदन चलेगा तभी ये बात होगी ना, तभी प्रश्नकाल होगा, तभी सवाल पूछे जाएंगे, तभी मुद्दे डिसाइड होंगे। सदन चले तो इन्हीं चीजों पर बहस हो, अन्यथा की स्थिति में हम झूठ को, या उत्तर प्रदेश की जनता झूठ को सुनने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। योगेंद्र, आप मुझे ये बताएं कि आपने चूंकि राजनीतिक पार्टियों के लोगों को भी सुना, विपक्ष को भी सुना, सत्ता पक्ष को भी सुना, मौजूदा वक्त को देखते हुए क्या जरूरत है बजट को अगर हम देखें तो क्या उसमें प्रावधान होने चाहिए? और जिस तरह के सवाल विपक्ष उठा रहा है, जाहिर है लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विपक्ष भी, उनके उसको अनसुना नहीं किया जा सकता। सरकार की प्राथमिकता यहां पर क्या होगी इस बजट को लेकर? देखिए, गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से बहुत फोकस रहना चाहिए। पहले तो एक जरूरी चीज ये है कि सीएम योगी जी जो हैं वो जितनी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके साथ उन्हें अपने आप से एक क्लोज डोर मीटिंग करके उनके जितने इश्यूज हैं उनको आश्वासन देके कि सारे इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। और इस तरीके से क्या है कि एटलीस्ट बजट सत्र जो है वो ठीक से कंडक्ट किया जाए, और उसके बाद जो गवर्नमेंट की अपनी जो उन्होंने प्रावधान सोचे हैं इस बजट में प्रेजेंट करने के, उसके ऊपर जो है उन्हें डिस्कस करके और जो भी पॉलिसीज हैं वो उसको आगे क्रिएट करना चाहिए। यही रोशनी, चूंकि देखिए सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी। गौरव, आपसे भी मैं समझना चाहूंगा, आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है, एक एक करके। पहले गौरव आप जवाब दीजिएगा कि जब सर्वदलीय बैठक हुई तो जाहिर है इसमें ये बातें भी हुई होंगी कि साहब क्या मुद्दे होंगे। सरकार ने आप लोगों से अपील की थी कि आप हमारा सहयोग करें, तो क्या कैसे इसे देखा जा रहा है? देखिए, सरकार का सहयोग विपक्ष ने कब नहीं किया, लेकिन सरकार काम ऐसे करे जिससे किसानों को फायदा हो, नौजवानों को फायदा हो, व्यापारियों को फायदा हो, निचले तबके को फायदा हो, मध्यम वर्ग को फायदा हो। अगर इस एजेंडे पर सरकार करेगी तो निश्चित तौर पर विपक्ष साथ है। लेकिन सरकार केवल OLX की तरह काम करेगी, केवल हर जगह निजीकरण का कार्य करेगी, सरकारी कंपनियों बेचने काम करेगी, तो विपक्ष किसी भी तरह सरकार की इस स्थिति में साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जहां तक मैं बात करना चाहता हूं, तो आप सरकारी आंकड़े तय कर लीजिए, क्राइम के रिकॉर्ड उठा लीजिए, जितनी दुर्दशा इन 4 सालों प्रदेश के अंदर हुई है उतनी कभी नहीं हुई। आप आंकड़े तय कर लीजिए। दूसरी बार रोजगार पे बात आनी चाहिए। 4 साल हो गए, मुख्यमंत्री योगी जी सरकारी आंकड़े पेश करते, हमने 1.25 करोड़ रोजगार दिए। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने किस किस को 1.25 करोड़ रोजगार दे दिए? महिला सुरक्षा की बात आती है तो मुझे जहां तक लगता है एक जाति विशेष के लोगों को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया जाता है। जब सीबीआई जांच होती है तो जिनको बचाने का मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे थे उनको सीबीआई दोषी ठहरा देती है। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं, और विपक्ष की भी यही मांग है, किसानों के हित की बात की जाए, नौजवानों को रोजगार दिया जाए, कानून व्यवस्था अच्छी हो, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी बड़े कंपनियों की स्थापना हो जिससे प्राइवेट कंपनियों में नौजवानों को रोजगार मिले, और कहीं ना कहीं प्रदेश इन्हीं चीजों तरक्की करेगा। अगर आप झूठे आंकड़े पेश करेंगे कि मुख्यमंत्री कहते हैं मैंने 5 एक्सप्रेस बना दिए, 27 जिलों में मेट्रो ट्रेन चला दी, तो आप बता दीजिए पार्टी की उसकी भी घोषणा माननीय अखिलेश यादव जी ने की थी। तो आप, मैं मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने किया क्या? झूठ बोलने के बजाय आप कम से कम ऐसे काम करिए जिससे आपको आपने केवल, और आपने सरकारी आंकड़े केवल झूठ पर चल रहे हैं। आप चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे किसानों की, आप नौजवानों से कहते हो कि मैं नमूनों को जेल भिजवा दूंगा। आप शिक्षकों की भर्ती, आपका कुछ दिनों पहले मैंने एक बयान पढ़ा था कि 6 महीनों के अंदर इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज फरवरी चल रहा है, आप बता दीजिए किसी भर्ती का विज्ञापन निकला हो तो मुख्यमंत्री जी बता दें। केवल झूठ के सारे दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी। रोशनी जायसवाल, यही सवाल मेरा आपसे है जिसपे गौरव जवाब दे रहे थे। जाओगे उत्तर प्रदेश की जनता है, झूठ बोलोगे तो बाहर कर दिए जाओगे, अगर काम करेंगे तो ठीक है। रोशनी जायसवाल, 4 साल में केवल झूठ बोलने के सिवाय और कोई काम नहीं किया है। समाजवादी पार्टी रोशनी जो विकास के एजेंडे पे कार्य किया था उसी पर सरकार में जाएगी और आगे भी कार्य करेगी।
2017 से लेके 2021 तक 4 साल का समय बहुत ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश की तरक्की करने का, लेकिन 2017 से लेके 2021 तक सिर्फ और सिर्फ झूठ के अलावा योगी सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है उत्तर प्रदेश को। और जिस तरह से हिस्ट्री शीटर्स खुले घूम रहे हैं और खाकी वर्दी का किसी को भी खौफ नहीं है, हिस्ट्री शीटर्स को बचाने में पूरे के पूरे भाजपा नेताओं की टीम जुट जाती है। और विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व याद रखेगा किस तरह से गाड़ी पलटी थी। वो विकास दुबे की गाड़ी भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी पलटी और पूरी तरह से पूरी मूवी बना देते हैं, गाड़ी पलटवा देते हैं। और जिस तरह से हाथरस की बिटिया मनीषा के साथ हुआ है और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया है, एक भी भाजपा का नेता वहां पे सपोर्ट में नहीं गया हाथरस की बिटिया के लिए। हाथरस की बिटिया के परिवार वालों के साथ किस तरह का सुलूक किया गया योगी सरकार के द्वारा, वो भी हम सब ने देखा। और आज भी उन्नाव की बेटी के साथ उसी तरह का सलूक करने पे आतुर है योगी सरकार। बैरिकेडिंग लगा के उन दो मुद्दा गर्म है और मुद्दे कई हैं जिन पे सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। कैसे ये कार्रवाई जो है चलेगी, सत्र जो है वो चलेगा, कैसे आप लोग जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो पारित कराएंगे, क्योंकि आसार ऐसे ही हैं कि पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। विपक्ष का मूड भी सेट है, माइंड भी सेट है। राजेश जी, पहले तो मैं गौरव जी को बताना चाहूंगा कि गौरव जी से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये समाजवादी पार्टी का परिवार वाला मंच नहीं है। बोलते जा रहे हैं, बोलते आरोप लगाए सरकार में है, आपको देना पड़ेगा। आप ये कहकर कि समाजवादी पार्टी में एक जाति विशेष के लोगों को एक वक्त कम है, आखिरी कमेंट है लगभग। गौरव एक सेकंड, अवधेश आप अपनी जल्दी से बात पूरी करें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मंदिरों में लाउड स्पीकर आप उस पर व्यक्त क्यों नहीं करते? कितना बुरा हाल हो रखा है। अवधेश जी, आज आप हैं सरसत्ता में, आज सवाल आपसे होंगे। आज के हालात की हम बात कर रहे हैं, आप 5 साल पहले जा रहे हैं, 4 साल पीछे जा रहे हैं। मैं आज की बात कर रहा हूं, आप आगे का प्लान करिए ना, पीछे का क्यों सोच रहे हैं? आगे का देखिए, आगे का जो प्लान है वो जो विकास उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है ये योगी सरकार में हुआ है। ये पूरा कोलेआम ठोको नीति की बात कर रहे हैं, उन्होंने जनता का हक मारा, उनका कोलेआम गैंग हो रहा है। अगर 5 साल में कोई बात बता दीजिए। योगेंद्र कपूर, ठीक है योगेंद्र जी, सर वक्त की कमी है, आखिरी कमेंट आपका। योगेंद्र कपूर, उतना कभी नहीं हुआ। योगेंद्र जी, ये मानना है कि अगर यूपी गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक से कंट्रोल कर लेती है तो आप देखेंगे कि उसका नेट इफेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज एज वेल एज गवर्नमेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी प्राइवेट, उन दोनों पे जो है वो नजर आएगा। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट का मेजर फोकस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पे हो रहना चाहिए। यानी जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर हो, इस पे फोकस होना चाहिए। लेकिन देखना यह होगा कि इस बजट में क्या होगा। हालांकि हंगामा पूरे सत्र में होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया रोशनी जायसवाल, अवधेश उपाध्याय, गौरव यादव और योगेंद्र कपूर, आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत हंगामे की भी हो चुकी है। आसार ऐसे हैं कि पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। लेकिन इस बीच बजट में क्या होगा और क्या करने की तैयारी है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। विपक्ष को क्या उम्मीद है, जनता को क्या उम्मीद है, यह देखा जाएगा। और वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलेगा, इसके लिए 22 तारीख का हमें इंतजार करना होगा।